नमस्कार, आप देख रहे हैं SSN24 न्यूज। पटना में एक व्यक्ति जो ट्रांसजेंडर है वो नरेंद्र दामोदर मोदी जी का भगवान के हिसाब से मंदिर बनाना चाहता है। एक तरफ करोड़ों रुपया लगाकर मंदिर बनाने की बात है, सोने की मूर्ति लगाने की बात है, और दूसरी तरफ हमारे बिहार में ही कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जिनके पास तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं। बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वो पानी में घुस घुस कर जा रहे हैं। पुल की स्थिति यह है कि बच्चे उसके पिलरों से फांद फांद कर विद्यालय पहुंच रहे हैं, और हमारी अंधभक्ति यह है कि हम मंदिर बनाना चाहते हैं, सोने का स्टैचू लगाना चाहते हैं। हमारे बच्चे ही नहीं, हमारे बिहार में जो युवा हैं रोजगार की खोज में पलायन कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों को अगर मान लें तो 6000 वैसे गांव जो रेवेन्यू विलेज जिसको आप बोलते हैं, 6000 रेवेन्यू विलेज में आज भी पलायन जोरों पर है। तो बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं जो रेवेन्यू विलेज नहीं है, किसी गांव का टोला है, बिगहा है, वहाँ से जो पलायन हो रहे हैं उसका तो कोई सर्वे ही नहीं। बिहार से खुलने वाली ट्रेनें जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जहाँ भी जाने वाली हो, गुजरात, सूरत, सभी ट्रेनों में अगर आप चाहें तो सेम डेट तो छोड़ दीजिए, 3-3 महीना पहले भी अगर आप टिकट कटाओ तो वेटिंग टिकट ही मिलती है। और उसके बाद भी हमारी जो सरकार है वो बिहार को विकसित बना रही है। हत्याएं बढ़ गई हैं, अपराध बढ़ गए हैं, प्रशासन का जो डर होता है वो डर नहीं रहा है, उसके बाद भी हम सुशासन के राज में जी रहे हैं। ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा में हमारे साथ हैं जयप्रकाश जी जो सोशलिस्ट पार्टी के लीडर हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सर, बिहार के एक अखबार हिंदुस्तान, उसने आज लिखा है चिंताजनक स्थिति है कि बिहार के 6000 रेवेन्यू विलेज से लोग आज भी पलायन जोरों पर कर, यानी काफ़ी पलायन हो रहा है। एक तरफ पलायन हो रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के जो मंत्री हैं वो दावे करते हैं कि जो बाहर गए हुए लोग हैं वो वापस आ रहे हैं, यहीं जी राम जी में लग करके रोजगार पा रहे हैं। आप इस दावे पर जो हिंदुस्तान ने निकाला है और जो मंत्रियों का दावा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो जमीन पे है, जो पेपर ने निकाला है हिंदुस्तान पेपर ने, वो एक्चुअली में जो जमीन पे है वो देखने की जरूरत है। नेता सच बोलता कौन है? नेता तो हमेशा झूठ ही बोलता रहता है। नेता तो आप नहीं, देखिए, मैं नेता हूँ लेकिन अभी तक तो मैं ऐसा नहीं है जो मैंने झूठ बोला है। अच्छा, अभी आप सत्ता में नहीं गए इसलिए आप जो भी आप समझिए, सत्ता में है या नहीं है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ मेरे ऊपर किसी ने आरोप नहीं लगाया है कि मैंने कभी झूठ बोला है। लेकिन जो हकीकत जमीन पर है वो यही है। रही बात पलायन की, तो पलायन गांव से बिहार में जो पलायन है सबसे ज्यादा इसलिए है कि बिहार में कोई उद्योग धंधा है नहीं, कोई रोजगार है नहीं, किसानों के लिए कोई कुछ भी नहीं है। किसान की स्थिति आज देख लीजिए, अगर गांव गांव तक आप छोटी छोटे रोड आप बोल रहे हैं कि हमने बना दिया है, तो किसान का सामान जो है बाजार तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है इतना उसको महंगा पड़ जा रहा है। क्योंकि कुछ देर वो मजदूरों से ढुलवाता है, फिर कुछ देर छोटी गाड़ियों से ढुलवाता है, फिर वो बड़ी गाड़ियों से लेकर करके वो मंडी तक पहुंचता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इतना पड़ जा रहा है, और वो जा कर करके मंडी में जो मंडी में बैठे लोग जो दलाल हैं, वो लोग उस किसान का जो फसल है उसका जो मूल्य है वो इतना दे पा रहे हैं कि उसका तो लागत भी नहीं वापस आ रहा। क्यों? क्योंकि उसका खर्चा इतना ज्यादा बैठ जा रहा है।
और बीच का जो मुनाफा है, ये बिचौलिए जो दलाल हैं, मंडी सिस्टम तो है नहीं यहाँ, लोग अपना पर्सनल मंडी बना बना करके बेच रहे हैं सब कुछ, तो सारा प्रॉफिट जो है किसानों का वो तो खा जा रहे हैं दलाल। तो लोग करें तो क्या करें, किसानी में तो कोई प्रॉफिट दिख नहीं रहा उनको, कोई सरकार सुविधा दे नहीं रही है। सरकार तो सर 6,000 सालाना दे रही है, और साथ में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि हम इस तरह के कार्यक्रम कार्य योजना ला रहे हैं कि आने वाले समय में देश के जो किसान हैं उनके आय दोगुने हो जाएंगे। देखिए, ये भ्रम फैलाने वाली बातें हैं, जो लोग समझदार नहीं है, इसीलिए तो लोगों को उपयुक्त शिक्षा का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है कि लोग पढ़ लिख न लें। पढ़ लिख लेंगे लोग तो समझदार हो जाएंगे। 6,000 के सालाना में आप एक खुद सोच के देखिए, आप भी किसान फैमिली से ही हैं, होंगे, मैं भी किसान फैमिली से ही हूँ, मेरे दादाजी किसान ही थे, पिताजी भी किसान ही थे। तो लेकिन दिक्कत यह है कि क्या 6,000 में एक किसान 6 दिन भी अपने परिवार के लिए कोई चीज का प्रबंध कर सकता है? 6,000 कितना दिन चलेगा? और आप साल में 6,000 दे रहे हैं। एक बात, बीज भी नहीं खरीद सकते आप 6,000 रुपए में। एक बात ये समझ से परे दिखता है सर कि जो जनप्रतिनिधि बन जाता है उसको बिना टैक्स का 1.5 लाख रुपया पेमेंट सैलरी मिलता है, उसके बाद उसको रहने का सुविधा, घूमने का सुविधा, सारी सुविधा दी जाती है। और किसान की जब बात आती है तो 6,000 का वो गिनाना शुरू कर दिया जाता है, MNSP क्या क्या ये सब गिनाने शुरू कर देते हैं लोग। किसानों को खुद अपने कीमत का रेट लगाने का अधिकार नहीं दी जाती। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है, समझ गए, वो सिर्फ नेताओं को नहीं, सभी को, जितनी बिहार की जनता है चाहे पूरे हिंदुस्तान की जनता है, सबको समझने की जरूरत है कि हम जो हैं नदियों को बचाने के लिए तैयार नहीं है, पेड़ों को बचाने के लिए तैयार नहीं है, हवा से हमें कोई मतलब नहीं है, हवा रहे, शुद्ध रहे या नहीं रहे, बचे या नहीं बचे, हम बचाने में लगे हुए हैं जाति को और धर्म को। तो जब आप जाति और धर्म को बचाने में लगे हुए हैं और जिन चीजों से आपको प्रॉफिट है, फायदा होने वाला, उसको आप बचाना ही नहीं चाहते हैं, तो सबको पता है, नेताओं को भी पता है कि इनको बरगलाते रहिए और अपना फायदा उठाते रहिए। आप लगे हुए ही हैं कि आप अपने जाति को बचाइए, अपने धर्म को बचाइए। देखिए, जो चीज आपके लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है हवा, नदी। आज मैं 2-3 दिन पहले ही मैं आरा गया था, तो सोन नदी हम लोग बचपन में देखते थे कि डर के मारे सोन नदी की तरफ नहीं जाते थे। अभी इस बरसात के समय में सोन नदी एक नाले की तरह बह रही है। ये स्थिति है। हम नदियों को नहीं बचा रहे, पेड़ों को नहीं बचा रहे, हवा को नहीं बचा रहे, हम बचा किसको रहे हैं? अपने धर्म को। धर्म के लिए लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, बच धर्म भी नहीं रहा है। हम जाति के लिए लड़ रहे हैं आपस में, बच जाति भी नहीं रही है। जो लोग जिस चीज की जरूरत है आपको समझे नहीं है कि हमें बचाना किसको है, तो नेता लोगों को क्या करना है? आपको तो ठीक है, आप लड़ते रहिए, आपको बरगलाते रहेंगे, वो अपना फायदा हो रहा है उनको, उससे लेना देना कुछ है नहीं नेता को। नेता को तो अपना फैसिलिटी दिख ही रहा है। अभी देखिए, चर्चा है कि बिहार सरकार के पास फंड नहीं है कि नहीं है चर्चा? सारे प्रोजेक्ट जो है बंद पड़े हुए हैं, कहीं काम नहीं चल रहा है। मैं भी देख रहा हूं, कहीं काम नहीं चल रहा है। बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन नेताओं की सुविधाओं में कोई कमी है? उनकी तनख्वाह टाइम से जाती होगी। अब तो नेताओं की बात करते हैं तो जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं या जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, या जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, अब तो उनके लिए व्यवस्था कर दी गई है कि आप 38 लाख रुपए की गाड़ी सरकार की तरफ से आपको पैसे मुहैया कराए जाएंगे और आप 38 लाख की गाड़ी पर घूमेंगे। देखिए, आप जो बोल रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम अक्सर सुनते रहते हैं कि कांग्रेस चोर है। एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन हम अक्सर यही सुनते रहते हैं कि कांग्रेस चोर है। आप एक चीज सोचिए, ये सब सोच सकते, चाहे पढ़े लिखे हैं आप चाहे नहीं है, लेकिन इतना तो सोच सकते हैं कि कोई भी संस्था या पार्टी चोर नहीं होती है। उसमें कार्यरत चाहे वो नेता हो और चाहे कार्यकर्ता हो, वो चोर हो सकते हैं। लेकिन वही कार्यकर्ता जो किसी समय में कांग्रेस में थे, वही नेता जो किसी समय कांग्रेस में थे, वो कहाँ चले गए?
तो वो चोरी मतलब वहां से वहां शिफ्ट हो गए तो चोर नहीं है, वो ईमानदार हो गए ना। तो सब लोग तो वही हैं, क्या पक्ष और क्या विपक्ष। तो उसका एक वजह है ना सर, नेतृत्व करता कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति हुआ करते थे, देश के प्रधानमंत्री भी हुए, राजीव गांधी। नाम सुने होंगे, देखे तो नहीं हैं लेकिन नाम हमने भी सुना है। उनके ऊपर बोफोर्स घोटाले का चार्जशीट हुआ और जिन लोगों ने चार्जशीट करवाया उनकी आज सत्ता है, आज वो क्लीन चिट हो गए बोफोर्स का। देखिए, और अभी कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप, तो संस्था तो जो है वो तो निर्जीव प्राणी है, संस्था तो चोर हो नहीं सकता। तो अब जैसे भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान हैं उन्होंने दिखाया कि बंगाल में जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनको दिखाया कि देखो जी ये वीडियो है किस तरह से वो चोरी कर रहे हैं। और जैसे शुभेंदु अधिकारी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं और आज वो बंगाल को लूटने के लिए तत्पर हो गए मुख्यमंत्री। आप अक्सर सुनते होंगे कि ऐसे भी भाजपा जो है वो वॉशिंग मशीन है। और मैंने आपको बताया ही कि कांग्रेस में लोग जो इल्जाम लगाते थे कि कांग्रेस चोर है, कांग्रेस चोर है, एक्चुअली में आप समझिए कांग्रेस चोर नहीं है। कांग्रेस में जो लोग थे वो चोर थे जो भाजपा में चले गए और वहां जाकर के वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ सुथरे हो गए। अब चीज समझने की जरूरत है, समझने के लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। कोई भी समझदार आदमी जो 3 वक्त की रोटी ढंग से खा रहा है वो भी दिमाग लगा सकता है कि जो चोर था यहां से वहां चला गया तो वो भी चोर ही रहेगा, वो ईमानदार नहीं हो सकता। तो ये हमें समझने की जरूरत है, जनता को समझने की जरूरत है कि जो आदमी पहले चोर था, जिस पे ठीक है चोरी किया कि नहीं किया वो जांच का विषय है, लेकिन अगर उस पर लोगों ने इल्जाम लगाया है, आरोप लगाया है कि वो चोर है, तो वहां जाकर के शरीफ तो नहीं हो जाएगा, वो उसके सारे आरोप धुल तो नहीं जाएगा बिना जांच किए हुए। तो ये चीजें हैं। और आप जैसा अभी आपने पूछा कि 38 लाख रुपया, तो ये पैसे सरकार के घर से नहीं आ रहे, ये जनता के पैसे हैं और हमने ये प्रतिनिधि चुना है कि हमारे पैसों को कैसे खर्चा करना है। तो उनके समझ में जितना आ रहा है वो लोग उतना खर्चा कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। नहीं श्रीमान, उपयोग कर रहे हैं। तो मैं तो सदुपयोग कैसे बोल सकते हैं? आपने लोगों ने जनप्रतिनिधि चुना है और आप वही सेम सदुपयोग ही कर रहे हैं। अब सर अब जैसे मान लीजिए कि एक गरीब, एक नीचे का आदमी जनप्रतिनिधि बन गया, अब वो कभी गाड़ी पर चढ़ा नहीं और वो जब वहाँ जाता है और वो मंत्री बन जाता है, और मंत्री बनने क्योंकि जाति का कोटा भरना है और वो अब उसे 38 लाख का गाड़ी मिल रहा है तो वो तो मना नहीं करेगा सर, वो अपने लिए तो सदुपयोग ही करेगा। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ जनप्रतिनिधि, कोई भी कई अधिकारी भी होते हैं, कई जनप्रतिनिधियों का कुछ प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको गाड़ी मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी जनता त्रस्त है और आप जहाज से घूमिए, हेलीकॉप्टर से घूमिए। पहले जनता का जो काम आपने जो वादा किया है जनता से, मैं तो बोलता हूं कि जो भी आपने वादा किया है कम या ज्यादा उसको पहले पूरा तो कीजिए। और लोग तो देखिए, आपने जनप्रतिनिधि जब चुना है, पावर उनके पास गया है, तो वो तो किसी भी संसाधन का यूटिलाइज करेंगे ही, गलत तरीके से चाहे सही तरीके से। ये सोचना तो हमारा काम है, अब तो लोगों का काम। ऐसे अभी एक वीडियो सामने वायरल हो रहा है कि समस्तीपुर में एक पुल है जो आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। उस पर बाइक वाले, दूध वाले, फल वाले कोई नहीं जाएंगे, क्यों भाई? वो मरम्मत में चल रहा है, डैमेज। लेकिन अभी जब हमारे मंत्री उस रास्ते से पार हो रहे थे तो जाम वाले इलाका जो था, पुल के नीचे से जो जाने का था, उससे नहीं भेज करके उनके लिए पुल खोल दिया जाता है, ओवरब्रिज खोल दी जाती है। और उसमें हमारे अशोक चौधरी जैसे विकास पुत्र जो हैं, मानस पुत्र नीतीश कुमार के हैं, वो उस पुल पर चढ़ के चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिस आम लोगों को परेशानी हो कोई बात नहीं, चलेगा,
लेकिन हमारे मंत्रियों को, हमारे नेताओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो आप कहते हो कि राजतंत्र नहीं है और दूसरी तरफ लोकतंत्र का यह सदुपयोग है। लोकतंत्र है कहाँ? कहाँ लोकतंत्र है? आप कहने को तो लोकतंत्र ही है। देखिए, एक कहने जबरदस्ती आप कह रहे हैं कि मैं राजा हूं हम्म, लेकिन लोकतंत्र है, मुझे आपने चुना है, हम्म, मुझे आपने चुना है। हम्म। सम्राट चौधरी को चीफ मिनिस्टर के लिए तो नहीं, सीएम के लिए तो सर, नहीं सर, सर, चुना गया था। सर, ऐसा सुनिए सुनिए, जनता ने तो संविधान क्या कहती है? देखिए, विधायक चुनना है आपको। संविधान कहती है कि आप विधायक विधायक चुनिए। चुनिए। बिहार में 243 विधायक चुनने का अधिकार हमको है। 243 में जो बहुमत का नेता होगा वही सीएम गलती होगा। तो यही हो रही है जो हम लोग विधायक बिना सोचे समझे चुन रहे हैं। मैंने पहले ही बोला आपको कि हम नदियों को नहीं बचा रहे हैं, पेड़ पौधों को नहीं बचा रहे हैं, हम हवा को नहीं बचा रहे हैं, हम बचा रहे हैं अपनी जाति को। इसको बचाने की जरूरत नहीं, तो सरकार देख लेगी। सरकार देख कहां रही है? एक रोड बनाने के लिए आप देखिए, सगुना से लेकर करके दानापुर स्टेशन तक कितने पेड़ पौधे थे। आज से 4 साल 5 साल पहले की बात है, अभी कितने हैं जाके देख लीजिए। तो क्या दिक्कत है सर? ऑक्सीजन अडानी के यहाँ से ले लिया जाएगा। फिर आप जब आप ही नहीं रहिएगा तो इस धर्म को बचा करके जाइएगा कहां? इस जाति को लेके कहां जाइएगा? जब आप नहीं, जब इंसानियत खत्म हो जाएगी, जब मानवता खत्म हो जाएगा, तो आप सोचिए कि धर्म और जाति क्या रह जाएगा। और आप जैसे बोल रहे हैं कि देखिए, हालांकि मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि ऐसा कोई घटना समस्तीपुर में घटा है कि नहीं घटा, और ऐसा घटा है तो ये बहुत ही निंदनीय है। मेरा मानना है, और मेरा पर्सनल मानना है कि सर्वोपरि जो है जनता ही मालिक है, और सबसे पहला जो अधिकार है वो जनता का है। बस एक आखिरी सवाल है सर, अभी उत्तर बिहार में एक बीपीएससी टीचर की हत्या कर दी गई, उसके बाद एक और व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अरवल में एक महिला को अपने पति के साथ जा रही थी, उन्हें ऑटो से खींच करके उनकी हत्या कर दी गई। यूँ कहें कि इस अगस्त महीने में, और पहले की बात छोड़ दीजिए, बाद में फिर क्या होगा उसकी बात नहीं, लेकिन अगस्त महीने में कई मर्डर, कई हत्याएं हो गई। और आपने आप देखा होगा, दिनारा एक जगह है रोहतास जिला में, वहाँ तो एक घर में घुस करके सामूहिक रूप से लोग उनके घरों को जला दिया, उसमें काफ़ी उनकी संपत्ति की नुकसान हुई। अगर वो अपराधी थे जिनके घर को जलाया गया, तो फिर बिहार का जो कानून व्यवस्था है वो क्या कर रही थी? जज कहाँ थे? जज को न्याय करने का तो अधिकार न्यायाधीश को है, न्यायालय को है। फिर पब्लिक प्रशासन के सामने उसके घर में घुस करके इस तरह से जो कृत्य की, क्या बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, गृह मंत्री का जो दबदबा है, गृह मंत्री का जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, प्रशासन का डर खत्म हो गया, या फिर गृह मंत्री कुछ करना नहीं चाहते जात के नाम पर? देखिए, ये सब घटनाएं जो घट रही हैं, इसमें सरकार तो कहीं ना कहीं फेलियर है। कुछ हम लोगों की भी गलती यह है कि अगर मान के चलिए कि इतना तो समझना पड़ेगा हमें कि अगर किसी ने गलती किया है तो उसको सजा देने का अधिकार जो है वो न्यायालय को है, ना तो सरकार को है, और ना ही भीड़ तंत्र को है, जनता को भी नहीं है। ये अधिकार जनता के पास भी नहीं है। लेकिन हम करें तो क्या करें? हमारे तो महामहिम ही बोलते हैं कि जो लोग कोई गलत काम करेंगे तो हम उनकी तेरहवीं कर देंगे। तो सरकार को तो ये अधिकार नहीं है किसी को सजा देने का। तो उसी चीज का लाभ उठा रहे हैं लोग भी कि भाई सब लोग, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम जो अपना प्रतिनिधि भी चुन रहे हैं तो हम बिना सोचे समझे तो चुन रहे हैं। हम तो जाति के नाम पे अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, क्योंकि हम तो अपना धर्म और जाति को बचाने में लगे हुए हैं। तो जनप्रतिनिधि हम उसी टाइप के चुन रहे हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। देखिए, जिसपे अगर अपराध सिद्ध नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो अपराधी नहीं है। अगर हम जानते हैं कि वो अपराधी प्रवृत्ति का है तो मेरा मानना है कि उसको एक भी आदमी अगर वोट देता है, जीतने की बात छोड़िए, अगर एक भी आदमी वोट देता है तो समझिए कि वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए खड्डा खोद रहा है। और रही सरकार की, तो सरकार की तो आपको दिख ही रहा है, आए दिन प्रतिदिन। अभी देखिए, जो बच्चों पे अभी कार्रवाई हुआ, जो बच्चों ने आंदोलन किया, उस पे
हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को सारे बच्चे दिख गए कि इन्होंने पत्थर चलाया, इन्होंने गाली दिया, इन्होंने झापड़ मारा, सब कुछ दिखा। लेकिन अभी तक जो शंभू हॉस्टल में कांड हुआ उसका अभी तक किसी के पास कोई खबर नहीं है कि किसने किया, कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो सरकार तो 100% आप मान के चलिए कि नाकाम है। सरकार की पकड़ जो है प्रशासन पे ढंग से नहीं है। सरकार में जो लोग हैं उनको समझ नहीं है प्रशासन की व्यवस्था की। कारण उसका यह है कि किसी भी, चाहे कितना भी छोटे पद पे हो या चाहे बड़े पद पे हो, उस आदमी को यही नहीं पता है कि मेरी खुद की ड्यूटी क्या है। हर आदमी दूसरे की ड्यूटी पे नजर रख रखा है और हर आदमी का नजर जो है दूसरे वो क्या कर रहा है वो ये नहीं कर रहा है, जबकि उसको खुद पता नहीं है कि उसकी क्या ड्यूटी है। एक अगर उदाहरण के तौर पे समझे तो एक ट्रैफिक पुलिस का जवान भी अगर खड़ा है, जवान की बात कर रहा हूं, अफसरों को तो छोड़िए, एक जवान भी खड़ा है, उसको भी पता नहीं है कि मैं कोई गलत गाड़ी अगर नो एंट्री में घुस रहा है तो उसको मुझे समझाने की जरूरत है कि भाई ये नो एंट्री है, लेकिन वो घुसने देता है। क्यों? क्योंकि बाद में बोलता है कि आप नो एंट्री में हैं और आप पे भैया चालान होगा। तो यहां किसी को पता नहीं पड़ा है और किसी को पता नहीं कि उसका खुद का अपना ड्यूटी क्या है। तो जब किसी को ड्यूटी ही नहीं पता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं ये नहीं बोलता हूं चाहे राजनेता जो भी आज पक्ष में है चाहे विपक्ष में, हमारे विपक्ष के ही जो नेता है उनको क्या पता है और क्या कर रहे हैं वो? कितने दिन आपने सुना उनको सरकार को किसी मुद्दे पे घेरा हो? तो यहां किसी को पता नहीं है कि करना क्या है, अपनी ड्यूटी का किसी को पता नहीं है। तो ये घटनाएं घटेंगी। आप जो समय दिए सर उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।